हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल विद्यार्थी ज्ञान। फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है एबीएम हम लोग पढ़ रहे हैं, एडवांस बैंक मैनेजमेंट, जो सीआईबी का पेपर है। इसमें से मॉड्यूल सी पढ़ रहे हैं, चैप्टर 18। चैप्टर 18 में से पार्ट 8 आज पढ़ेंगे हम लोग, है ना। और रेशियो की बात करें तो पार्ट 4 पढ़ेंगे। ये रेशियो क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं यहाँ पे? तो रेशियो जो है वो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने का एक टेक्निक है, जिसे हम पढ़ रहे हैं। पार्ट 4 आज पढ़ेंगे, पार्ट 3 तक ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है। रेशियो एनालिसिस, इसमें से हमने लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, यहां तक हमने पढ़ लिया है पार्ट 3 तक, है ना। आज जो पार्ट 4 में हम रेशियो एनालिसिस पढ़ रहे हैं, ये हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के बारे में पढ़ना है। और इसे जो एक्सप्रेस किया जाएगा वो परसेंटेज में किया जाएगा। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में क्या होता है कि जब बिजनेस करता है कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन करता है, फॉर्म, कंपनी की बात करें, तो उसका मोटिव कहीं ना कहीं क्या होता है? यदि एनजीओ नहीं है तो प्रॉफिट कमाना। उसमें से देखा जाता है कि प्रॉफिट वो कितना कमा रहा है, क्या कर रहा है, तो उसके लिए रेशियो निकाला जाता है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। जिसमें से अलग अलग रेशियो निकालते हैं, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीजों को हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में से ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के बारे में। इसके बारे में ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, इसका फॉर्मूला को आप देखिए क्या होता है। बहुत सिंपल है। नीचे में सारे में नेट सेल लेना है ना। जो भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में पढ़ेंगे हम लोग, नीचे में आपको नेट सेल लेना है और ऊपर में जो कह रहा है उसको, जैसे कि ग्रॉस प्रॉफिट, तो ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल इनटू 100। मीन्स क्या हो गया कि जो भी हम देखेंगे प्रॉफिट, वो सेल के आधार पे देखेंगे कि सेल कितना हुआ है और उसका कितना पार्ट वो है। इस आधार पे हम निकालेंगे क्या? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल इनटू 100। ठीक है। अब ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे? यदि डायरेक्ट वैल्यू दिया है ग्रॉस प्रॉफिट का तब तो अच्छी बात है, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट का वैल्यू जैसे कि नहीं दिया है डायरेक्ट, तो ग्रॉस प्रॉफिट हम निकालेंगे। यदि नेट सेल दिया है तो उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का वैल्यू कितना था, उसे यदि हम माइनस कर देंगे तो हमारा नेट ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा, है ना। नेट सेल, मान लीजिए कि 100 रुपीज का सेल किया है, 100 रुपीज सेल किया, उसका खर्चा जो पड़ा था गुड्स का वो 30 रुपीज का है। तो इसका मतलब जो उसका प्रॉफिट हो रहा है, उसका प्रॉफिट जो हो रहा है वो 70 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। तो क्या करते हैं हम लोग कि जो भी नेट सेल है, टोटल सेल है, उसमें से जो भी खर्चा बैठा था, है ना, जो भी खर्चा लगा था, कॉस्ट ऑफ गुड्स जो सेल किया गया उसका जो खर्चा था उसे माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा। समझ में आ गया? वही नेट प्रॉफिट की बात करें, नेट प्रॉफिट रेशियो की बात करें, तो इसके लिए है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल इनटू क्या करेंगे? 100। यहां भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यदि आपको निकाल, जैसे नेट प्रॉफिट की जब भी बात करें हम लोग, तो नेट प्रॉफिट का मतलब ही होता है कि सारी चीजों को माइनस करने के बाद, चाहे उसमें इंटरेस्ट की बात हो, है ना, आपका टैक्स की बात हो, ये सब चीज माइनस करने के बाद आपका नेट प्रॉफिट निकलता है। ये हम आगे अभी लास्ट में, वीडियो के लास्ट में पढ़ेंगे। आपको चार्ट बना करके मैं दिखाऊंगा कि किस प्रकार से नेट प्रॉफिट तक हम लोग पहुंचते हैं, नेट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालना पड़ेगा आपको। इसके लिए है कि ग्रॉस प्रॉफिट जो दिया है उसमें से अदर्स इनकम यदि कुछ है, अदर्स इनकम कहने का मतलब ये हो गया कि जो मेन जो बिजनेस है कंपनी का या फर्म का, उसके अलावा कुछ यदि इनकम प्राप्त हो रहा है उसको हम ऐड करेंगे और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है कि यदि जो बिजनेस किया जा रहा है उसमें डायरेक्ट खर्चे आ रहे हैं, जैसे फैक्ट्री में खर्चे आ रहे हैं, ठीक है, फैक्ट्री का खर्चा हो रहा है ना, प्रोडक्शन किया जा रहा है डायरेक्ट, उसमें जो खर्चा आ रहा है वो तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। लेकिन उसके अलावा जो खर्चे पड़ रहे हैं ऑफिस में, तो वो क्या खर्चे कहलाएंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाएंगे। उसे हम माइनस करेंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, उसमें से अदर इनकम को ऐड करेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे, तो आपका निकल जाएगा क्या? नेट प्रॉफिट। और यहां पे जो नेट प्रॉफिट लेना है वही नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का ही वैल्यू लेना है। अब मान लीजिए इसमें टैक्स का वैल्यू आपका दिया हुआ माइनस नहीं किया तो उसे भी माइनस कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये हो गया कि नेट प्रॉफिट आपको लेना है वैल्यू और डिवाइडेड बाय नेट सेल करना है, इंटू 100 करना, आपका नेट प्रॉफिट रेशियो निकल जाएगा जो परसेंटेज में निकलेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब या तो फिर आप ऐसा करिए कि यदि ये सब टर्म्स नहीं दिए हुए हैं तो आप ऐसे भी नेट प्रॉफिट निकाल सकते हैं। जैसे
रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, मैंने बताया था कि रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को नेट सेल बोला जाता है। सेल जो है ना, जो सेल का वैल्यू है वही रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है। मींस ऑपरेशन से आपका रिवेन्यू प्राप्त हुआ है, जो आपका मुख्य काम है, बिजनेस जो है, ठीक है। उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जितना भी आपका कॉस्ट पड़ा था गुड्स का, उसको आप माइनस कर देंगे, है ना। मैंने बताया जैसे यहाँ पे कि 100 रुपीज का आपका सेल किया, उसमें से 30 रुपीज आपका कॉस्ट पड़ा था गुड्स का जो आपने बेचा, माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा आपका, क्या निकल जाएगा, सेल निकल जाएगा, ठीक, सॉरी प्रॉफिट निकल जाएगा, ठीक है। अब इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को आप माइनस करिए। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मींस क्या हो गया, जो ऑपरेशंस में जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को आप क्या करिए, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को भी आप माइनस करिए, ठीक है। और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को आप ऐड करिए। नॉन ऑपरेटिंग इनकम को ऐड करेंगे और माइनस टैक्स करेंगे, है ना, क्योंकि टैक्स भी फाइनली माइनस करना पड़ता है लास्ट में, तब जाकर के आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल के आएगा। समझ में आ गया, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालने के लिए क्या करेंगे कि जो भी आपका नेट सेल आया उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स को माइनस करेंगे, जितने प्रकार के खर्चे हैं उसको माइनस करेंगे, जो इनकम है उसको ऐड करेंगे और टैक्स को माइनस करेंगे, ठीक है। इस तरह से आपका निकल जाएगा क्या, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। देखिए ये डिपेंड करता है आपके पास वैल्यू क्या दिया हुआ है। तो आप प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन में, जैसे जैसे प्रैक्टिस करिएगा कुछ प्रॉब्लम फेस करेंगे और फिर वहां से जब देखेंगे वो चीज आपको याद हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है, मैंने बताया था कि नीचे आपको नेट सेल लेना ही है, सब में है, ये तो आसान है, ठीक है। क्योंकि सेल के आधार पे ही हम देखते हैं कि कितना प्रॉफिट जो भी बात कर रहा है वो कितना है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय नेट सेल, यहां इसका मतलब क्या हो गया कि जो सेल किया जा रहा है उसमें से ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना पड़ रहा है उसका, है ना। तो तभी उसके आधार पे प्रॉफिट निकालने की बात हो रही है। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय नेट सेल इनटू 100, या ऑपरेटिंग कॉस्ट को आप लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट सेल इनटू 100। ये फॉर्मूला को आप ऐसे लिख सकते हैं। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट को ऐसा क्यों हमने किया है हम बता रहे हैं आपको। देखिए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की यदि बात करें तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब ऑपरेटिंग मींस क्या हो गया, जो आप बिजनेस कर रहे हैं उसमें जो खर्चे पड़ रहे हैं, तो उसमें क्या क्या खर्चे हो सकते हैं कि इंप्लॉय बेनिफिट आप दे रहे हैं उसका एक्सपेंडिचर है, ऑफिस का एक्सपेंडिचर है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो चला रहे हैं, मैनेजमेंट है जो चला रहे हैं बिजनेस को, है ना, सेलिंग एक्सपेंसेस जो खर्चा डायरेक्ट हो रहा है, डेप्रिसिएशन जो हो रहा है ना, बिजनेस में जब चला रहे हैं तो डेप्रिसिएशन भी होता है, अमोर्टाइजेशन भी होता है। तो ये जो खर्चे हैं ये आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहलाते हैं। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट यदि आपका कॉस्ट में है तो ठीक है, और नहीं तो कॉस्ट ऑफ गुड दिया हुआ और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ उसे आप ऐड करिएगा, वो आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट निकल जाएगा टोटल, ठीक है। क्यों निकल जाएगा, क्योंकि जो गुड्स का कॉस्ट है वो अलग से दे दिया है और जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है उसका खर्चा अलग से दे दिया। जब दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट आपका निकल जाएगा बिजनेस का। समझ में आ रहा है, इस तरह से ऑपरेटिंग रेशियो आप निकाल सकते हैं। समझ में आ गया। आगे देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। अभी हमने जो देखा ये क्या था, ऑपरेटिंग रेशियो का, है ना। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो यदि निकालना हो तो क्या करेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है ये समझना पड़ेगा। नीचे देखिए नेट सेल तो होता ही है सब में, मैंने बताया था, इनटू 100 करेंगे। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट की यदि बात करें तो क्या होता है कि ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट है ना। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं कि टोटल जो सेल है उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स जो आपका सेल किया गया उसको माइनस करिए, ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट और ऑपरेटिंग इनकम निकालना क्या है आपको, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है तो ग्रॉस प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग इनकम ऐड करेंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे तो आपका निकल जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या बोला कि जो भी ग्रॉस प्रॉफिट है उसमें ऑपरेटिंग इनकम को ऐड करिए और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करिए। यहां ऑपरेटिंग वर्ड है इसीलिए आपको ऑपरेटिंग इनकम लेना है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेना है। अभी चार्ट में हम देखने वाले हैं, ठीक है। या तो आप ऐसा करें, यदि आपका दिया हुआ दूसरे ढंग से है तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स यदि आपके पास है तो आप क्या करेंगे, इसे लेंगे और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इसलिए क्योंकि यहां नीचे से ऊपर आपको जाना है,
ठीक है, क्योंकि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात कर रहा है, तो नेट प्रॉफिट जब आ गया इसका मतलब है कि इसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को आपने क्या किया था, माइनस किया था, तो यहां ऐड करना पड़ेगा। नॉन ऑपरेटिंग इनकम को क्या किया था, प्लस किया था, तो यहां माइनस करना पड़ेगा। या तो फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आपका दिया हुआ है ना, जो रिवेन्यू जनरेट हुआ है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मींस सेल की बात कर रहे हैं, और ऑपरेटिंग कॉस्ट का वैल्यू दिया हुआ है। यदि आप इसे माइनस कर दें तो भी आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल जाएगा। तो इस रूप में जो भी दिया हुआ है वहां से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होता है ये समझ लीजिए। नॉन ऑपरेटिंग मींस कि डेली खर्चे होने वाली चीज नहीं है ये, डे टू डे लाइफ में खर्च, डे टू डे बिजनेस में खर्च नहीं होगा। तो कैसा खर्च होगा, जैसे लॉस ऑफ थेफ्ट, कभी चोरी हो गया, लॉस बाय फायर, आग लग गया बिजनेस में कोई चीज है तो, इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरोविंग, डेली तो इंटरेस्ट पे नहीं करना है, तो भी ये क्या कहलाएगा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आएगा। चैरिटी पे किया, डोनेशन पे किया, डिविडेंड पेड किया, ये सब डेली बेसिस पे नहीं हो रहा है, तो ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आता है। ठीक है, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम की बात करें तो क्या होगा, जैसे गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, आपने फिक्स एसेट को ही बेच दिया, वहां से कुछ गेन प्राप्त हुआ, वहां से इनकम हो गया आपका वो। ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है, डेली रिसीव नहीं हो रहा है, लेकिन इंटरेस्ट क्या है, आपका जो आपने इन्वेस्ट किया है वहां से इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो क्या है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। डिविडेंड भी मिल रहा है आपको, डेली नहीं मिल रहा है, तो आपका ये ऑपरेशंस का पार्ट तो नहीं है। इंश्योरेंस क्लेम कहीं से आ गया तो ये डेली का पार्ट नहीं है, लेकिन ये क्या है, ये इनकम जो है नॉन ऑपरेटिंग इनकम कहलाता है। ठीक है, एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि जब भी आप ऑपरेटिंग रेशियो निकालेंगे या ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालेंगे, ये इसको जब दोनों को ऐड करिएगा तो 100% ही होता है। एक यदि आपका 20% है तो दूसरा आपका 80% होगा, ये प्रैक्टिकल है, देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, इसमें से एक भी चीज दिया है तो दूसरा चीज आप आराम से निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स समझ में आ गया। देखिए ये चार्ट को ध्यान से देखिए, यदि इस चार्ट को आप समझ लेते हैं तो लास्ट जो हमने बताया अभी वो आपको समझना मुश्किल नहीं होगा, फिर से आप जाकर के उस चीज को देखिएगा। ठीक है, समझिए, ये ट्रेडिंग अकाउंट है, और ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है ये डायरेक्ट जो बिजनेस कर रहा होता है उससे रिलेटेड होता है ना। उसके बाद आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाया जाता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनाया जाता है तो ट्रेडिंग अकाउंट का जो आपका बैलेंस रहता है वो यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, इसमें डेबिट साइड आपका लेफ्ट साइड में, क्रेडिट साइड राइट साइड में होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड होता है। ठीक है, इसमें कहां कौन से आइटम को प्लेस करते हैं ध्यान से समझिए। यदि पहले से कोई इन्वेंट्री है तो वो ओपनिंग इन्वेंट्री में आ जाएगा, जिसका वैल्यू मान लीजिए 900 है। परचेज कुछ किया वो भी आ जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो भी आ जाएगा, है ना। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए वेजेज पे कर रहे हैं आप, इनवर्ड आपका कुछ खर्चा हो रहा है, तो ये सारी चीजों को यहां लिखा जाएगा जिसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। ये वाला पार्ट अभी हम देखेंगे, यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाता है, लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट का जो पार्ट होता है उसमें जो खर्चे होते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, अब इस पार्ट में देखिए राइट साइड में यहाँ पे क्या है, राइट साइड में आपका है नेट सेल। जो भी नेट सेल होगा, जो सेल करने के बाद जो वैल्यू प्राप्त होता है वो वैल्यू को यहां लिखा जाएगा, जिसे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी कहते हैं। ठीक है, ये 1400 है। क्लोजिंग स्टॉक, लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक्स कुछ बच गया और जो है सो आप ट्रेडिंग अकाउंट्स को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो जो आपका स्टॉक्स बच गया वो ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग स्टॉक कहलाता है। इसे जब आप टोटल करेंगे इस साइड तो आपका 1700 आ गया, है ना। इसे जब आप करेंगे तो ये भी 1700 होना चाहिए, तो इसमें आप यदि देखेंगे तो ये 1300 है, आप इसमें ऐड करेंगे 400 तो आपका 1700 इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो इसका मतलब क्या हो गया कि राइट साइड ज्यादा है, 1700 ज्यादा आपका, राइट साइड ज्यादा है। तो जब क्रेडिट साइड ज्यादा हो, राइट साइड ज्यादा है, तो आपका इधर जो बैलेंसिंग फिगर है ये आपका कहलाता है ग्रॉस प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि राइट साइड आपका क्रेडिट साइड ज्यादा है, उसको बराबर करने के लिए यहां जो वैल्यू पुट किया गया है यही आपका ग्रॉस प्रॉफिट कहलाता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकला, अभी नेट प्रॉफिट नहीं है। नेट प्रॉफिट निकालने के लिए इसमें और भी इनकम्स होते हैं, उसको ऐड करना पड़ता है, एक्सपेंसेस को माइनस करने पड़ते हैं, टैक्स भी माइनस करना पड़ता है, इंटरेस्ट वगैरह माइनस, तब जाकर के फाइनली आपका नेट प्रॉफिट प्राप्त होता है। ठीक है, लेकिन मैं यहां जो समझाना चाह रहा हूं आपको वो क्या है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है वो समझिए, कि जो भी आपका ट्रेडिंग अकाउंट्स में मतलब डायरेक्ट बिजनेस से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। और ये जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो खर्चे हो रहे हैं ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ये कैसा है आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ठीक है, ये कैसा है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। समझ में आ रहा है?
ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपका ऊपर वाला ट्रेडिंग अकाउंट्स का हो गया, ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। वैसे ही इधर का पार्ट आप जब देखिएगा तो ये आपका क्या हो जाता है, इनडायरेक्ट इनकम हो जाता है, इनडायरेक्ट इनकम हो जाता है आपका इनडायरेक्ट इनकम। समझ में आ रहा है? और इधर जो आपका प्राप्त हुआ है ये आपका ये डायरेक्ट इनकम मीन्स आपका नेट सेल प्राप्त हुआ है। समझ में आ रहा है? अब देखिए एक चीज और समझिए कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होता है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होता है। ये जो खर्चे जो बिजनेस से रिलेटेड ही हैं वो आपका कहलाता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये आपका कहलाता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और ये देखिए अब लॉस ऑफ सेल, कभी कभार लॉस होता है ना, लॉस ड्यू टू थेफ्ट ऐसा भी हो सकता है, फायर हो सकता है, आग लग सकता है, ये सब क्या है आपका इंटरेस्ट, कभी कभार जो इन्वेस्ट किया आपने वो मिल सकता है, कभी कभार आपने डोनेशन और चैरिटी दिया है वो आपका है। ये क्या है, इनडायरेक्ट, ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ये कैसा है, सॉरी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। ये कैसा है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मींस ऑपरेशन से रिलेटेड ये खर्चे नहीं है ना, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गया। समझ में आ गया? और ये आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गया। क्लियर? राइट साइड में देखिएगा तो ये पार्ट जो आपका कमीशन रिसीव, डायरेक्ट कमीशन कहीं से मिला जो आप कोई बिजनेस कर रहे हैं उससे, ये आपका ये कहलाएगा आपका आपका ऑपरेटिंग इनकम। ये ऑपरेटिंग इनकम का पार्ट हो गया। और ये जो पार्ट होगा ये आपका कहलाएगा नॉन ऑपरेटिंग इनकम। क्यों नॉन ऑपरेटिंग इनकम है आपका? क्यों है नॉन ऑपरेटिंग इनकम? इंटरेस्ट आपका कभी कभार मिलेगा, डिविडेंड आपको कभी कभार मिलेगा, ये ऑपरेशन से डायरेक्ट लिंक नहीं है। ये चीज आपको समझ में आया कि जो मैं समझा रहा हूं कि यहाँ डायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होता है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होता है ना, ऑपरेटिंग इनकम क्या है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या है, इनडायरेक्ट खर्चे क्या होते हैं यहां से यहां तक आपका, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं। ये बात समझ में आ गई? ये समझ में आ गई। तो लास्ट का क्वेश्चन जहां हम बताए हैं कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वगैरह जो बताया है, जो आपका टर्म है वो आपका क्लियर हो जाएगा। अब एक चीज और समझिए यहाँ पे, यहां मैं एक चीज और आपको समझाना चाह रहा हूं कि ये जो यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट है, समझिए ये ट्रेडिंग अकाउंट है। यदि हम इस ट्रेडिंग अकाउंट में ये ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकाला वो तो आपको समझ गया। कॉस्ट ऑफ गुड्स जो निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं समझिए। ये पार्ट जो है, ये पार्ट डायरेक्ट आपका, ये पार्ट आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का पार्ट निकलता है। ठीक है, COGS। समझ में आ रहा है? क्यों, लास्ट में पता ही होगा कि बताया गया था कि COGS निकालने के लिए आप क्या करते हैं कि ओपनिंग इन्वेंट्री है उसे लेते हैं, प्लस में कुछ परचेज है तो नेट परचेज, मतलब परचेज है और परचेज रिटर्न है तो उसको माइनस करके नेट परचेज का वैल्यू लेते हैं आप। ठीक है, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी लेते हैं, और माइनस आपका क्लोजिंग स्टॉक्स, क्लोजिंग स्टॉक्स को क्या करते हैं आप, माइनस कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से निकल जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो कॉस्ट पड़ा था, जो गुड्स सेल आउट किया गया, उसका जो कॉस्ट है वो निकल जाता है इस प्रकार से। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको? तो यदि चार्ट आपको पता रहेगा ना तो डायरेक्ट आप यहां से निकाल सकते हैं। और ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि नेट जो सेल है उसमें से, नेट सेल है, सॉरी कॉस्ट ऑफ गुड्स यदि निकालना है तो नेट सेल जो है उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट को यदि आप माइनस कर देंगे तो यहां से भी आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, क्लियर? कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यदि प्रॉब्लम है वीडियो को समझिए थोड़ा सा, ये आपका जो आज का टॉपिक था थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, तो वीडियो दोबारा देखिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, समझिए। अब आगे जो रेशियो है वो क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहने का मतलब कितना रिटर्न मिल रहा है जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप इन्वेस्ट कर रहे हैं मतलब जो शेयर होल्डर्स का फंड है, जो पार्टनर्स का फंड है, उस पे कितना रिटर्न्स मिल रहा है, जिसे आप कैपिटल एम्प्लॉयड भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए निकालने के लिए क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और डिविडेंड। ये मतलब जो प्रॉफिट प्राप्त हो रहा है वो कैसा, इंटरेस्ट देने से पहले, टैक्स देने से पहले और डिविडेंड देने से पहले का जो प्रॉफिट है उसे लेंगे, और कैपिटल एम्प्लॉयड से आप क्या करेंगे, उसे जब डिवाइड करेंगे तो आपका निकल जाएगा रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कि जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, जो आपने पैसा लगाया खुद का, ओनर्स का कैपिटल है, उसका कितना परसेंट जो है आपका प्रॉफिट हो रहा है, इंटू 100 करेंगे तो यहां परसेंटेज में निकल जाएगा। ठीक है, अब कैपिटल एम्प्लॉयड लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से बताया था, फर्स्ट वीडियो जो रेशियो एनालिसिस का था, सो कि डेट और इक्विटी को जब ऐड करेंगे तो यही आपका क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। यदि इफ नन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इज गिवन,
यदि ट्रेड इन्वेस्टमेंट है तब तो ठीक है, मतलब यहां पे जो निकाला जा रहा है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब जो इन्वेस्ट किया गया है फंड को उसका। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, उसे एक्सक्लूड कर देंगे कैपिटल एम्प्लॉयड से। क्यों? क्योंकि वो तो काम में है ही नहीं, बीच में लगाया ही नहीं गया है ना, उसको जस्ट रखा गया है। तो इसलिए नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो भी होगा उससे माइनस कर देंगे कैपिटल एम्प्लॉयड में, यदि दिया हुआ है तो। ठीक है फ्रेंड्स, ये रहा पूरा, इस तरह से रेशियो एनालिसिस आपका समाप्त होता है। अब यहां मैं ये नहीं कह रहा हूं आपको कि पूरी तरह से हर रेशियो को मैंने समाप्त किया, इसलिए क्योंकि रेशियो में बहुत सारे और भी रेशियो है जो पढ़ने हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट था, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उस चीज को मैंने आपको बता दिया है। इससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं होना चाहिए। तो अच्छे ढंग से करिए इसको, समझ नहीं आया एक बार में इस पार्ट को खास करके दोबारा इस वीडियो को देखिए, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजन आपको इसमें हो सकता है। ठीक है, जब दोबारा वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा सब चीज। यदि आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को शेयर करिए, जितना ज्यादा हो सके लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।